हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। हमारा आज का टॉपिक है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। सो राइट डाउन हेडिंग फर्स्ट, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। पहले बच्चों बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। अपने को मालूम है कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट विस्कस फोर्स. Magnitude of viscous force according to Newton's law of viscosity is given by eta A dV by dy, where eta is coefficient of viscosity, A is area of that portion of fluid on which we are interested in finding viscous force, and dy by dt is velocity gradient. Sorry, dV by dy is velocity gradient. Okay, ये सही बातें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली। अब बच्चों, अगर एक विस्कस फोर्स है तो मोशन को अपोज कर रहा है, भले वो दो डिफरेंट लेयर के बीच के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर फ्लूइड में हम किसी चीज को पुट करते हैं, लिक्विड के अंदर हम किसी चीज को पुट करते हैं तो वो मूव करेगा। अब वो मूव करेगा तो विस्कस फोर्स भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ही है ना। तो एज अ फ्रिक्शन क्या करेगा, ये इसके मोशन को अपोज करेगा। ओके ना, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, यहाँ मान लो फ्लूइड ही फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड ही फ्लूइड है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है दिस इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर ये नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे विस्कस फोर्स इसके पूरे सरकमफ्रेंस पे कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ये समझिएगा, पूरे सरकमफ्रेंस का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये पानी में नीचे जा रहा है, तो जितना भी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा पानी के साथ, वहां पे हर जगह पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लाएगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है। और आगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कीजिएगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, समंदर में जो पुल बनता है, सोचिए वहां पर तो डेप्थ का कोई लिमिट ही नहीं है। नदी में हम पुल बना रहे हैं तो क्या करेंगे, नदी में पुल बना रहे हैं तो अपने को डेप्थ मालूम है कि हाँ इतना डेप्थ तक अपने को जाके जमीन मिल जाएगा, तो वहां पे हम पिलर वहां पे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा एक जगह पे पुल बनाना है पानी के अंदर जहां पे डेप्थ बहुत लिमिटलेस है, तो वहां पे आप कितना अंदर तक उसका पैल बना सकते हैं। उसका जो पाया होता है जिसके ऊपर पूरा पुल खड़ा होता है, उसको कितना ऊपर तक बना सकते हैं, उसका कुछ लिमिट ही नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट का हम लोग हेल्प लेते हैं, विस्कस फोर्स का। फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड एंड दैट पर्टिकुलर क्या होगा, पाइल जो होगा वो क्या करेगा, वो ऊपर फ्रिक्शन लगाता है, देन उस पूरे सिस्टम को वहां पे होल्ड करके रखता है। तो इस वाले फोर्स को आप कमजोर फोर्स मत मानिएगा। हाँ, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, इसके लिए आपको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, थोड़ा जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट में एरिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि विस्कस फोर्स ही क्या था, ए डीवी बाई डीवाई था, ईटा ए डीवी बाई डीवाई, यानी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है। तो अपने को जो भी उसके सपोर्ट के सिस्टम बनाने पड़ेंगे उसके लिए एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, मैं बता रहा था आपको कि ये जो ब्लॉक है या जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे आ रहा है, ये पानी में नीचे आ रहा है, तो विस्कस फोर्स कहां लग रहा है, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है। अब बच्चों, अगर विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है तो क्या विस्कस फोर्स इसके वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, आंसर इज यस। विस्कस फोर्स डेफिनेटली इसके वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। एक साइंटिस्ट थे स्टोक्स, स्टोक्स ने क्या बताया था, स्टोक्स ने बताया था कि अगर कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, रेडियस कितना है, आर है, ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, अगर ये क्या कर रहा है, ये लिक्विड के अंदर क्या कर रहा है, लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर भी, 6 पाई ईटा आर भी, यानी इसके ऊपर जो ऊपर तरफ विस्कस फोर्स लगेगा दैट विल बी गिवन बाय 6 पाई ईटा आर भी। अब ये जो विस्कस फोर्स होगा ये क्या करेगा, ये तो ऊपर लग रहा है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, वो ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लिक्विड क्या कर रहा है, इस पे ऊपर में एक विस्कस फोर्स भी अप्लाई कर रहा है। जैसे जैसे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा,
ये वेलोसिटी के इंक्रीज होने के कारण ऊपर वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे नीचे का वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब इस वाले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नीचे के डायरेक्शन में जितना भी लगने वाला फोर्स है ना वो इक्वल हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के। यहाँ पे ऊपर में एक और फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी आप थ्रस्ट फोर्स भी ऊपर रहेगा, विस्कस फोर्स भी ऊपर रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो उसका चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू नीचे जो mg लग रहा है इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, तुम भी कांस्टेंट, लेकिन ये क्या था, वेरिएबल था। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा इसका वैल्यू बढ़ते गया और एक ऐसा टाइम आएगा जब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, और जैसे ही ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, एट दैट मोमेंट आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी इसने कैच कर लिया। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बच्चों क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे स्टोक्स लॉ, लिखेगा स्टोक्स लॉ में अकॉर्डिंग टू स्टोक viscous force acting on a spherical object dropped inside a fluid with coefficient of viscosity eta is given by viscous force F equals to 6 pi eta RV, where eta equals to coefficient of viscosity, R equals to radius of spherical object, and V equals to velocity of body. ओके, दिस इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने क्या किया, बस इस पे फॉर्मूला दिया, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उस पे कितना फोर्स लगेगा। अब आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो जो बच्चे इसको नोट नहीं कर पाए थे क्या करेंगे, वीडियो रोक करके पहले नोट कर लेंगे। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें पॉइंट वाइज लिखेगा, whenever any object is dropped inside a fluid, then it is acted by three forces. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं तो उस पर 3 फोर्सेज लगते हैं। फर्स्ट पहला फोर्स कौन सा हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको हम लोग बायसी फोर्स बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, एंड थर्ड विस्कस फोर्स। ओके, इसके आगे लिखेंगे आउट ऑफ these three forces, viscous force, 2 are constant,
constant, that is weight of object, that is weight of object and upthrust force, but magnitude of viscous force, depends on इस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, इधर लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी एज, नेक्स्ट पॉइंट, एज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या एज ड्यू टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट its velocity increases, this results to increase in viscous force, and a time will come when viscous force will keep increasing, then a time will come when, directly when net force on body will become zero. A time will come when net force on body will become zero, and it will acquire a constant velocity called terminal velocity. It will require a constant velocity called terminal velocity. ओके बच्चों, तो ये तो था पूरा टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर आपको नोट्स अगर लिखने के लिए आता है तो इतनी सारी बातें लिख देंगे। अब समझिए कि इसका वर्क कैसे होता है। अपने को टर्मिनल वेलोसिटी किसके लिए पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के लिए पढ़ना है। स्फीयर के केस में क्या होता है, ओके। तो चलिए इसको बिठाता हूं। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए होंगे क्या करेंगे, वीडियो थोड़ा रोकेंगे एंड पहले नोट कर लेंगे, या फिर शुरू करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक स्फीयर है, ये एक फ्लूइड के अंदर क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। जब ये फ्लूइड में नीचे जाते रहेगा तो नीचे क्या लेगा, नीचे लेगा इसका वेट। ऊपर क्या लेगा, ऊपर दो फोर्स लेगा, एक एफ ऑफ थ्रस्ट एंड दूसरा ऊपर लेगा एफ विस्कस, लेगा फोर्स विस्कस। जैसे ही बच्चों ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा, जैसे ही ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी वहां पे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी वेट विल बी इक्वल टू एफ अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। अब मान लीजिए कि इस वाले स्फीयर का डेंसिटी कितना है, रो है, और जिस फ्लूइड में भी इसको हम लोग रखे हुए हैं उस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो कितना है, वो है सिग्मा। तो वेट किसके इक्वल होगा, वेट इक्वल्स टू mg, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा इस वाले स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, इंटू g विल बी इक्वल टू f ऑफ थ्रस्ट। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी। अब इस बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा, अपने वॉल्यूम के इक्वल, यानी वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसका वेट चाहिए, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, सिग्मा, एंड टू g, ये हो गया m इंटू जी, प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा
आर वी। यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी। तो अपने पास बच्चों क्या आया, अपने पास एक ये रिलेशन आया। ओके, और इस वाले रिलेशन को जब आप सोल्व कीजिएगा, देन यू विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 R स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा होल डिवाइडेड बाई ईटा इंटू जी। ये आपके पास रिलेशन आता है, रो माइनस सिग्मा होल डिवाइडेड बाई ईटा इंटू जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन होता है। किसके लिए, ये आता है एक स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो आई होप ये वाला काम आप लोग कर सकते हैं खुद से, यहां से यहां आप लोग खुद से आ सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स एडिक्शन, और मस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।